आज जिस विषय पर हम थोड़ी सी आपसे बात करना चाहते हैं वो है पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकता या उत्तर आधुनिकवाद। हालांकि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण तो विषय है ही, और इस विषय को हमने बीच बीच में अपने लेक्चर के दौरान किसी न किसी रूप में आपसे बातचीत हम करते रहे भी हैं। और अभी आप देखिएगा जो अगला सेमेस्टर की जो सिलेबस है उसमें भी इसी विषय को लेकर, जहाँ पर पोस्ट आप देखिएगा, जब सिलेबस आप देखेंगे सेकंड सेमेस्टर का इसी PTNI का, तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ स्टेट, राज्य के विभिन्न स्वरूप के बारे में एक टॉपिक है। और उसमें पोस्ट सेकुलर स्टेट है, पोस्ट कैपिटलिस्ट स्टेट है, पोस्ट ह्यूमन स्टेट, और उसमें ही पोस्ट मॉडर्न स्टेट भी है। तो वहाँ पर भी हम डिस्कशन करेंगे व्हेन वी रीच देयर। बट सो फार एज टुडेज टॉपिक इज कंसर्न, इसके बारे में भी आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन द टॉपिक समथिंग बिफोर यू। Perhaps I think that yesterday I got to know that there are several students who are more conversant in English. They want to get their notes in English, they want to hear English lectures, or lectures in English, but that will not be possible because we have a large number of students from the Hindi medium as well. So I will have to maintain a balance between both the languages. But I do hope that even the English speaking students will not be finding any difficulty in following my lectures in Hindi. तो और जो हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं, मैं उनसे भी उम्मीद करता हूं कि मेरी इंग्लिश कोई ऐसी हाईफाई नहीं है, बहुत सरल, अति साधारण है और कोई भी सामान्य व्यक्ति उसको समझ सकता है। तो मेरे लेक्चर्स में ना हिंदी माध्यम वालों को कोई समस्या होनी चाहिए जो मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, और ना ही अंग्रेजी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मेरी हिंदी भाषा से किसी प्रकार की कोई समस्या होनी चाहिए। Because whether I am speaking in Hindi or in English, both languages I am following in a very simple way. So there is nothing very particular, there is nothing very literary or very technical kind of language that I am speaking, है ना। तो इसलिए थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। और जब हम पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में बात करते हैं, उत्तर आधुनिकता के बारे में बात करते हैं, है ना। नाउ सी, इट इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट। पोस्ट मॉडर्निज्म इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट। उत्तर आधुनिकता या उत्तर आधुनिकवाद या आधुनिकता ही कहते हैं, आधुनिकवाद तो नहीं कहते हैं, उत्तर आधुनिकता ये भी एक विचार संप्रदाय है। जस्ट लाइक एनी अदर स्कूल ऑफ थॉट, whether that is Chicago School of Thought or the Frankfurt School of Thought, similarly this is also a school of thought। और ये वो विचार संप्रदाय है जो बहुत पुराना नहीं है। अभी हम यहाँ पर, जैसे हमने आपको शिकागो स्कूल का नाम दिया और फ्रैंकफर्ट स्कूल का नाम दिया, these two school of thoughts, they are also not too old, and postmodernism is also quite recent. So in fact, we can say, see, both these three schools of thoughts, they are almost contemporary. They are almost contemporary. Contemporary in the sense, समकालीन है। ये तीनों जो विचार संप्रदाय हैं, चाहे शिकागो संप्रदाय हो, संप्रदाय से तात्पर्य विचार संप्रदाय, यानी एक विचारकों का एक जो समूह होता है, एक निश्चित विचारधारा रखने वाले लोगों का जो समूह होता है, उसे विचार संप्रदाय कहते हैं। तो चाहे वो शिकागो विचार संप्रदाय हो, चाहे वो फ्रैंकफर्ट विचार संप्रदाय हो, और चाहे वो उत्तर आधुनिक विचारधारा से संबंधित विचार संप्रदाय हो, जहाँ तक इनके कार्यकाल की बात है, ऐतिहासिकता की बात है, ये बहुत प्राचीन नहीं है। प्राचीन तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत दूर की बात हो गई। ये तो बिल्कुल ही समकालीन है। They are very recent. अगर आपको याद हो, when I was teaching you about behavioralism, then behavioralism also emerged during the first decades of the 20th century. व्यवहारवाद की उत्पत्ति भी तो 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक से ही आरंभ होती है। तो यानी 20वीं शताब्दी के आरंभिक समय का वो विचार संप्रदाय है व्यवहारवाद।
इसी तरह से जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है वो भी 20th सेंचुरी के आरंभिक काल का है, एंड सो डज दिस पोस्ट मॉडर्निज्म एज वेल। तो कम से कम तीनों चीज़ों के बारे में देखिए, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है एट द सेम टाइम, एंड देयर इज बाउंड टू बी सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन एट टाइम्स, बिकॉज वाइल यू आर स्टडिंग पोस्ट मॉडर्निज्म देयर कैन बी अ फ्लैश in your mind that what was Frankfurt school of thought, when did it come, or there may be another spark in your mind, what is Chicago school of thought, when did it come। तो कम से कम एक छोटा से कोरिलेशन हमारे मस्तिष्क में अवश्य रहना चाहिए कि जहाँ तक इनके उद्भव काल के बारे में बात है, इनकी आरंभिक काल के बारे में बात है, यहाँ तक इनकी स्टार्टिंग पॉइंट है। सो दे ऑल बिगिन during the initial years of the 20th century. Now, while you studied that Chicago school of thought and the Frankfurt school of thought, Chicago जो school of thought है जो व्यवहारवाद से संबंधित है, और जो फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट है ये नव मार्क्सवाद से संबंधित है। इनकी एक निश्चित विचारधारा है, इनकी कुछ अपनी मान्यताएं हैं। जैसे व्यवहारवाद विज्ञानवाद को प्रश्रय देता है, महत्व देता है। बिहेवियरलिज्म प्रमोट्स साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, इट प्रमोट्स थ्योरी बिल्डिंग, वो सिद्धांत निरूपण की बात करता है, वो वैज्ञानिकतावाद के बारे में बात करता है व्यवहारवाद। और उसी तरह से जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है या जो जिससे क्रिटिकल थ्योरी जुड़ा हुआ है, वो भी यही बात करते हैं कि नव मार्क्सवाद क्या है, उसकी अवधारणाएं क्या है, उसकी मान्यताएं क्या है, उसका दूरगामी उद्देश्य क्या है। ये किसी न किसी निश्चित विचारधारा को लेकर चलते हैं। ये इन दोनों विचारधाराओं की विशेष बात है। नाउ व्हेन वी टॉक इन रेफरेंस टू पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकता के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक बड़ी समस्या ये है कि इट डजंट बिलीव इन एनीथिंग स्पेसिफिक, इट डजंट बिलीव इन एनीथिंग एज सच। कहने का तात्पर्य है इट इज अ फिलॉसफी दैट इज जनरली बेस्ड इन रिजेक्शन, इट इज अ कंसेप्ट, इट इज अ फिलॉसफी, इट इज स्कूल ऑफ थॉट विच इज जनरली बेस्ड इन रिजेक्शन, अर्थात जो अस्वीकार्यता पर आधारित है। व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म? पोस्ट मॉडर्निज्म इज अ फिलॉसफी दैट रिजेक्ट्स मॉडर्निज्म। इसीलिए हमने कहा रिजेक्शन में बेस्ड है, अस्वीकार करने की भावना पर यह आधारित है विचारधारा। ये आधुनिकता को ये जो अर्थात आधुनिकता के बाद आने वाली विचारधारा को हम कहेंगे उत्तर आधुनिकता। यानी आधुनिकता तुम समझ गए व्हाट इज मॉडर्निज्म, जहाँ पर साइंस, टेक्नोलॉजी, एनलाइटनमेंट है ना, विजडम, ये सारी बातें जहाँ पर होती हैं उसे हम कहते हैं आधुनिकता या मॉडर्निज्म कहते हैं। सो मॉडर्निज्म सिंपली कैनॉट बी डिटैच्ड फ्रॉम साइंस, टेक्नोलॉजी एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड मॉडर्निज्म बिलीव्स in certain kind of final destination. For example, it believes that there are certain universal truths, कुछ एक अंतर्राष्ट्रीय या सार्वभौमिक कुछ सत्य होते हैं, मूल्य होते हैं, संस्कार होते हैं। यह आधुनिकता की एक सोच है जो एनलाइटनमेंट के एरा से आई। 16वीं शताब्दी में जब एनलाइटनमेंट आया उसके साथ ही आधुनिकता का उदय हुआ, और आधुनिकता के उदय के साथ ही इन चीज़ों को, इस प्रकार की मान्यताओं को स्वीकार किया जाने लगा। लेकिन हम ज़्यादा उधर तो नहीं रहेंगे, थोड़ा सा अब पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में। तो जैसे हमने कहा कि पोस्ट मॉडर्निज्म ये वो विचारधारा है जो अधिकांश चीज़ों को नकारती है, अस्वीकार कर देती है। सबसे बड़ी बात जिसको वो अस्वीकार करती है वो आधुनिकता को अस्वीकार करती है, आधुनिकवाद को अस्वीकार करती है। इट रिजेक्ट्स मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म डज नॉट एक्सेप्ट द नोशन ऑफ मॉडर्निज्म।
जब हम ये कहते हैं कि ये आधुनिकता के विचारों को अस्वीकार कर देता है उत्तर आधुनिकवाद, तो इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, इसका तात्पर्य जैसे हमने बताया कि कुछ चीज़ों को जो मान के चला गया है, देयर आर सर्टेन यूनिवर्सल ट्रुथ्स, देयर आर सर्टेन यूनिवर्सल गोल्स, देयर आर सर्टेन यूनिवर्सल मॉरल्स। इन चीज़ों में ये अर्थात ये चीज़ें जो आधुनिकवाद के लक्षण हैं, इन लक्षणों को, इन आधुनिकता के लक्षणों को उत्तर आधुनिकता अस्वीकार कर देता है। पहली बातों में ये समझना होगा, व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म? पोस्ट मॉडर्निज्म इन वेरी सिंपल वर्ड्स इज अ फिलॉसफी दैट फॉलोज मॉडर्निज्म. It follows modernism in the sense that it rejects modernism. अर्थात आधुनिकतावाद के आने वाली जो विचारधारा है उसे हम कहते हैं उत्तर आधुनिकता या उत्तर आधुनिक विचारधारा, और इसका मूल तात्पर्य यह है कि ये वो विचारधारा है जो आधुनिकता को या आधुनिकवाद को का खंडन करती है. पहली बात. अब हम ये देखते हैं कि किन किन चीज़ों का ये खंडन करता है. देखिए, ये जो उत्तर आधुनिकता है ये बहुत सारी मान्यताओं का खंडन एक के बाद एक करता चला जाता है. जो आधुनिकवाद ने कहा था, आधुनिकता ने कहा, आधुनिकता के समर्थकों ने के मानने वालों ने जो बात कही, अधिकांश उन बातों को वो अस्वीकार कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, जो एरा ऑफ एनलाइटनमेंट हमने कहा, जो एरा ऑफ एनलाइटनमेंट था, आधुनिकता का जहाँ से काल शुरू होता है, अर्थात 16वीं शताब्दी से मध्यकाल का जब अंत होता है और उसके बाद 16वीं शताब्दी से आधुनिक काल का उदय होता है, मॉडर्न पीरियड बिगिंस, और तब से ही एनलाइटनमेंट का शुरुआत हो जाती है. अर्थात बुद्धिवाद, विवेकवाद, ये जितनी सारी चीज़ें हैं ये आधुनिकता के लक्षण हैं. तो जो उत्तर आधुनिकवाद है वो पहली बात ये कहता है, देयर आर नो यूनिवर्सल ट्रुथ्स. अर्थात इस दुनिया में सार्वभौमिक सत्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती है. देयर आर नो अल्टीमेट ट्रुथ्स, देयर आर नो अल्टीमेट रियलिटी. देयर आर नो अल्टीमेट ट्रुथ्स, देयर इज़ नो अल्टीमेट रियलिटी. अर्थात इस दुनिया में ना कोई सार्वभौमिक सत्य है और ना ही कोई सार्वभौमिक जानकारी हो सकती है. एंड ऑल टाइम ट्रुथ कैनॉट इज नॉट देयर. एक ऐसा कोई सत्य हम नहीं कह सकते इस दुनिया में है जो हमेशा के लिए चलता रहेगा, युगों तक चलता रहेगा, कभी मिटेगा नहीं. यानी ये यूनिवर्सलिज्म को नकारता है. ये कहता है, व्हाट इज ट्रुथ? ट्रुथ इज नॉट यूनिवर्सल. ट्रुथ इज समथिंग दैट emanates out of our mind, that emanates out of our understanding. अर्थात सत्य क्या है? सत्य वो नहीं है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने लिख दिया, जो बड़े बड़े क्रिश्चियन सेंट्स और पोप्स कहकर चले गए, सेंट ऑगस्टीन और सेंट थॉमस एक्विनास और जितने भी बहुत सारे वेस्टर्न जो पादरी हुए हैं, पोप्स हुए हैं, उनके द्वारा जो कुछ कहा गया है उन सारी चीज़ों को ये अस्वीकार कर देता है उत्तर आधुनिकता के समर्थक, और कहते हैं इन्होंने जो कहा होगा वो कहा होगा. लेकिन वास्तव में सत्य क्या है? सत्य सदैव सापेक्ष होता है. सत्य कभी निरपेक्ष नहीं होता, वो सापेक्ष होता है. दैट ट्रूथ और रियलिटी इज नेवर एब्सोल्यूट, इट इज़ ऑलवेज रिलेटिव. ये कभी भी निरपेक्ष नहीं होता बल्कि ये सापेक्ष होता है. अर्थात सापेक्ष तात्पर्य क्या है, रिलेटिव से क्या है? आप यदि हम भारत में रह रहे हैं तो भारत के लिए जो बात उचित होंगी, ठीक होंगी, वो हमारे लिए सत्य होगा. लेकिन विदेशों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भारत में होने वाली, घटने वाली चीज़ उनके लिए कोई एक सत्य चीज़ नहीं हो सकती है. हम जिस चीज़ को सत्य मानते हैं, विदेश के लोग उसको सत्य नहीं मानेंगे. यानी ये इनका ये मानना है. अमेरिका में अगर एक बात घट रही है या अमेरिका की जो एक विचार है, क्या उस विचार को यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जा सकता है? पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं किसी एक देश के द्वारा या किसी एक व्यक्ति के द्वारा कही हुई बातों को
हम कदापि सार्वकालिक सत्य नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उसने जो बात कही होगी वो किसी निश्चित परिप्रेक्ष्य में कहा होगा, वो पृष्ठभूमि अलग होगी, वो परिस्थितियाँ अलग होंगी, वहाँ कारक कुछ और रहा होगा, फैक्टर्स कुछ और रहे होंगे. दैट्स वाई a certain philosophy would have been given at a certain place in this world. But that does not mean that philosophy will become something called universal philosophy. उसी तरह से a truth is always relative. He says what you say is a global truth or is a universal truth may not be a universal truth for me. आप लोग कहते हैं कि झूठ बोलना it is a sin. They say, postmodernists say that universalists will say to lie is a sin. अर्थात सार्वभौमिकवाद मानने वाले व्यक्ति कहेंगे, यूनिवर्सलिस्ट कहेंगे कि झूठ बोलना पाप है. But a postmodernist will never say that it is a sin. They say, postmodernists say, what you call something as true as sin is not a sin for me. Because if I am compelled to lie for a person who is in need, or if I am forced to lie for my own sake of life, or if I am compelled to lie in the interest of the society or in the interest of the nation, then that will not be a lie. उत्तर आधुनिकवादी ये कहते हैं, आप जिस चीज़ को सार्वभौमिक सत्य बोलते हैं और जिसको आप पाप कहते हैं वो हमारे लिए अस्वीकार्य है, क्योंकि परिस्थितिवश अगर हमें झूठ बोलना पड़े, असत्य बोलना पड़े, तो हमारे लिए वो सत्य से बड़ा है. किसी व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करने के लिए, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए हमें असत्य बोलना पड़ेगा. हम अवश्य बोलेंगे और उसके मूल्य, उसकी कीमत सत्य से कहीं ज़्यादा होगी. इसलिए ये जो मॉडर्निज्म का ये जो एक विचारधारा है कि दैट वी शुड ट्राई टू अपहोल्ड मॉरल्स, कि हमें नैतिक आचरण को बनाकर रखना होगा. अगेन दिस स्टैंड्स क्वेश्चन बाय द पोस्ट मॉडर्निस्ट. उत्तर आधुनिकतावादी ये नैतिकता क्या होती है, आचार क्या होता, आचार का मतलब एथिक्स क्या होती है, नैतिकता क्या होती है, नीति परकता क्या होती है, आदर्शवाद क्या होता है, इन सब चीज़ों को अस्वीकार करते हैं और कहते हैं आप जो ये चीज़ों का नाम दे रहे हैं वो सब केवल सापेक्ष होते हैं, वो सब केवल समाज सापेक्ष होता है. जिस समाज में जैसा जो चलन है, जो संस्कृति है, उसी के अनुसार आदर्श बनते हैं, उसी के अनुसार संस्कृतियों का निर्माण होता है. लेकिन ऐसे आदर्श, ऐसी संस्कृतियाँ उस समाज विशेष के लिए उचित होंगे, ये पूरे विश्व के लिए, पूरे भूमंडल के लिए ये स्वीकार्य या पूरे पूजनीय नहीं हो सकते हैं. So therefore postmodernists have time and again questioned the so-called universal morals. They have questioned the validity of the ethics, and they say that what you hold as something as ethical conduct or a moral conduct may not be a moral conduct for me, because what you call something as moral or moralistic, that may be possible only with reference to your own society, that you may be speaking in reference to your own specific societal circumstances or your you can say your environmental circumstances. आप जिस प्रकार के परिवेश से घिरे हुए हैं, the kind of atmosphere you are surrounded with in your own place, that may be a compelling factor to say a certain kind of or to give a certain kind of explanation. So that kind of explanation or that particular explanation simply cannot become a global truth or a global moral. इसलिए this is how they counter the notion of universalism. Again, what else do they say? Postmodernists, they have argued against the notion of building grand theories.
ग्रैंड थ्योरी अर्थात ये जो महान वृत्तांत बनाए जाते हैं, महान वृत्तांत का मतलब है जो बड़ी बड़ी विचारधाराएँ या बड़े बड़े जो सिद्धांत बनाए जाते हैं, हम लोग कहते हैं ना ये बहुत सिद्धांतवादी हैं। ही इज़ अ वेरी अपराइट पर्सन, ही इज़ अ ट्रूथफुल पर्सन, ही इज़ अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, ही इज़ वेरी सिंसियर। इन सारी चीज़ों को ये स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने कहा ये इन थ्योरीज का कोई औचित्य नहीं होता है, सारी थ्योरीज अपने अपने अनुसार बनाई जाती हैं और आप जिस प्रकार के सिद्धांत को बड़ा उचित बता रहे हैं वो हमारे लिए उचित नहीं हो सकता है। इसलिए पोस्ट मॉडर्निस्ट देयर थिंकिंग इज़ बेस्ड ऑन रिजेक्शनिज्म, वो रिजेक्शन को सबसे बड़ा अपना हथियार बनाते हैं। दूसरी बात है their next characteristic is that they are cynical and skeptical in their attitude। वो बहुत cynical हैं और वो skeptical हैं। cynical मतलब है बड़े, आप कह लीजिए कि बड़े संशयवादी हैं। संशयवादी को मिस्टिसिज्म भी कह सकते हैं, तो हम चाहे cynicism कहें, चाहे skepticism कहें, चाहे मिस्टिसिज्म कहें, तो लगभग तीनों शब्दों का कहीं ना कहीं एक प्रकार का भाव बनकर सामने आता है कि अर्थात ये सिनिकल भी हैं, ये स्केप्टिकल भी हैं और ये मिस्टिकल भी हैं। इनकी अपना कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है। यहाँ कहने का तात्पर्य है ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, उत्तर आधुनिकतावादी हैं, इनकी अपनी कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है। बस ये यहाँ तक कहकर रुक जाते हैं कि आप जिस चीज़ को सत्य मानते हैं हम उसको सत्य नहीं मानते। अरे ठीक साहब, अगर आप उसको सत्य नहीं मानते हैं तो आप बताइए आपके अनुसार सत्य क्या है। लेकिन ये कहते हैं इस दुनिया में सत्य नाम की कोई चीज़ नहीं है। अ न्यू इंटरप्रिटेशन, इस दुनिया में सत्य नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इस दुनिया में नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस दुनिया में जितने आप लोगों ने कहते हैं आधुनिकता के काल में, एनलाइटनमेंट के एरा में, इन द पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट और ड्यूरिंग द डिकेड्स ऑफ द सेंचुरीज ऑफ मॉडर्निज्म, whatever classical principles or virtues have been laid down by the scholars, we do not accept any one of them। और जैसे बहुत सारे स्कॉलर्स ने कई सारी बातें कही, किसी ने राष्ट्रवाद के बारे में बात कहा, किसी ने गुड सोसाइटी के बारे में कहा, किसी ने गुड ह्यूमन बींग्स के बारे में कहा, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो अस्वीकार एक के बाद एक करते चले गए। किसी ने कहा वैल्यू बेस्ड सोसाइटी, मूल्य आधारित समाज होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा ये मूल्य क्या होते हैं, व्हाट आर वैल्यूज़? वैल्यूज़ आर वेरी पर्सनल, वैल्यूज़ आर वेरी रिलेटिव। फिर वही पुराना आर्ग्यूमेंट अभी हम कहेंगे तो फिर वही आ जाएगा, आप जिसको मूल्य समझते हैं मेरे लिए वो मूल्यहीन है। फॉर मी इट डजंट होल्ड एनी वैल्यू। व्हाट आई थिंक दैट इज़ वेरी वैल्यूबल टू यू is not valuable, maybe it doesn't have any value to me। इसलिए ये कह पाना कि ये आदर्श है, ये मूल्य परक है, ये बहुत कीमती है, it defies any logic। इन्होंने कहा देखिए सारी चीज़ों के जो कसौटी है वो हमारी मान्यता नहीं है। पोस्ट मॉडर्निस्ट से दैट आर अल्टीमेट टेस्ट ऑफ यू कैन से, जो अल्टीमेट जो हमारी कसौटी है, और अल्टीमेट टेस्ट ऑफ आर्गूमेंट इज नॉट आवर परसेप्शन, इट इज़ आवर लॉजिक, इट इज़ आवर रैशनैलिटी। हम किसी चीज़ को किस आधार पर हम उसको परखते हैं, अपनी बौद्धिक आधार पर उसको परखते हैं, हम किस आधार पर उसको तर्क के आधार पर उसको कसते हैं और उसके आधार पर हमारा विचार क्या बनता है, दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अ रियलिटी। ना कि वो मान्यता नहीं है कि अगर हमारे बाप परदादा और पूर्वज हमारे कहते चले आए किसी एक बात को, उसी बात को हम मानने लगे कि हाँ यही मूल्यवान है, यही एक आदर्शवादी बात है। दे डू नॉट एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ आर्गुमेंट। दे टोटली रिजेक्ट, and I mean all those such things, all those such theories, all those such values or morals or theories of morals which have been continuing for ages together or for centuries or for millennia together. They are not ready to accept those theories or those explanations. They simply say that we will judge according to our understanding, according to our rationality,
we will judge everything on the stone, on the touchstone of its reasonability. वो कहाँ तक औचित्य है, कहाँ पर वो बौद्धिक आधार पर वो उसको हम सही ठहरा सकते हैं, हम तभी उस आधार पर उसको स्वीकार करेंगे या उसको रिजेक्ट करेंगे। इसलिए ये किसी भी चीज़ को यूं ही आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहते हैं और कहते हैं कि मॉडर्निज्म ने अधिकांश यही सब चीज़ किया है। इट हैज़ टोटली लेफ्ट एवरीथिंग टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो सब कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले कर दिया एक तरफ, और दूसरी तरफ तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिज्म और कल्चर और वैल्यू के नाम पर हवाले कर दिया। जो साइंस, जो विज्ञानवाद ने कह दिया हमारे लिए वो भौगोलिक, वो सार्वभौमिक सत्य हो गया। दूसरी तरफ जो हमारा धर्म, हमारी संस्कृति कहता है, हमारे मूल्य कहते हैं, आदर्श कहते हैं, संस्कार कहते हैं, वो हमारे लिए वो भी सत्य हो गए हैं। इस दोनों प्रकार के वो वक्तव्यों का या तर्कों का खंडन करते हैं। They counter both these kinds of arguments, that what has been said or proved by science is going to be a global truth for me. They reject this notion. And secondly, the modernism generated the notions of, you can say, the notions of religion, of culture, of spirituality or morality, which emanate from modernism, which have emanated from the era of enlightenment, or maybe even beyond that. They are not ready to agree this kind of argument as well. तो अर्थात इन लोगों ने इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया और इन्होंने कहा व्हाट इज रिलीजन। दे से दैट रिलीजन इज नथिंग बट अगेन इट इज अ वॉल, इट इज समथिंग लाइक अ वॉल, इट इज समथिंग लाइक अ बैरियर by which the human societies have been compartmentalized. धर्म क्या है? कहते हैं धर्म एक बहुत बड़ा बाड़ है, बहुत बड़ा एक दीवार है, ये एक बाड़ है। इट इज़ अ बैरियर, इट इज़ अ वॉल, इट इज़ अ बाउंड्री। एक ऐसी दीवार है जिसने समाज को विभक्त कर दिया है, दो या दो से अधिक भागों में इस धर्म नाम की चीज़ ने विभक्त कर दिया है। सो we do not accept the notion of religion, and to say that the Western religion or Western Christianity is the supreme religion, I mean they do not, I mean they virtually they laugh at it. कहते हैं कि पाश्चात्य जो लोग हैं, पाश्चात्यवादी जो लोग हैं, पाश्चात्य बौद्धिक जो लोग हैं, वो कहते हैं कि जो वेस्टर्न रिलीजन है, कल्चर है, अर्थात पाश्चात्य धर्म तथा संस्कृति, ये दुनिया की सर्वोत्तम संस्कृति है। उसके ऊपर वसुधा ये तो बिल्कुल एक हास्यास्पद सा, वो हास्यास्पद नहीं बल्कि उनके ऊपर एक वो हंसी करते हैं, दे लाफ एट इट, और कहते हैं कि ये हाँ ये वही वेस्टर्न कल्चर, दिस इज़ द सेम वेस्टर्न कल्चर, दिस इज़ द सेम वेस्टर्न रिलीजन which has launched numerous wars in the name of religion, in the name of imposing culture. They say that this is no religion, this is no culture. If this is the real face of the religion or culture, then we really do not need this kind of religion or culture. Again they counter the notion of nationalism. राष्ट्रवाद की विचारधारा का भी वो खंडन करते हैं। And they say what is nationalism? Nationalism is nothing but an ideology to prop up one's you can say to prop up one's unfounded anger, the so-called chauvinism. It gives rise to a feeling of chauvinism. It gives rise to a feeling of unwanted, as I said just now, unwanted anger or resentment at others. नेशनलिज्म क्या? राष्ट्रवाद। जब हम किसी राष्ट्रवाद के बारे में बात करते हैं, then generally we mean that we are nationalistic, we are patriotic. And when we say that we are nationalists, then we are not ready to tolerate others who are perceived to be, I mean, not nationalist or a little less nationalist than us. इसलिए वो ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। जो राष्ट्रवाद है, ये विचारधारा, it doesn't want to accept, it doesn't want to embrace those people who are so called not termed as unnationalistic or a little less nationalistic. अर्थात they say that a person who is less nationalist or who does not have a belief in nationalism, that person should be you can say should be taken to task. लेकिन ये जो उत्तर आधुनिकवाद है, ये इस प्रकार के विचारधारा का
पूरी तरह से खंडन करता है और कहता है कि ये इसका तात्पर्य नहीं है। नेशनलिज्म फिर क्या हुआ? राष्ट्रवाद इज नथिंग बट एन इंस्ट्रूमेंट टू बीट योर ओन पीपल। इट इज़ नथिंग बट ए स्टिक टू बीट अबाउट योर ओन पीपल। ये कैसी छड़ी, एक ऐसी लकड़ी जिससे आप अपने ही लोगों को आप मार पीट रहे हैं। सो दिस स्टिक इज बीइंग यूज्ड टू डिवाइड द पीपल फ्रॉम विद इन द नेशन as well as provoking the nations to launch a battle or to launch a war against other nations. So therefore they say they do not have any faith in nationalism, nor in the notion of war, nor in the notion of morality, in nothing, in things like all these things. जो एक whatever I mean these things I have discussed, I mean they are all generally considered to be as a part and parcel of enlightenment. एनलाइटनमेंट अर्थात बौद्धिक युग के समय की बात है जो 16वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे सामने उभर कर आती है। यह बहुत सारी बातें हैं जो 16वीं शताब्दी से पहले से चली आ रही है, प्राचीन समय से चली आ रही हैं, लेकिन उन सारी मान्यताओं को ये खंडन कर देता है। और जैसे हमने बताया ये पूरी तरीके से, तो अब आपको इसका संभवतः समझ में आएगा, ये विचारधारा जो है पूरी तरह से ये अस्वीकार्यता पर आधारित है। ये अस्वीकार करता है सारी चीज़ों को, ये लोकतंत्र की विचारधारा को भी अस्वीकार करता है। ये लोकतंत्र को अस्वीकार करता हुआ इट रिजेक्ट्स डेमोक्रेसी एज वेल। इट रिजेक्ट्स डेमोक्रेसी बिकॉज इट सेज दैट दिस सो कॉल्ड मच टाउटेड डेमोक्रेसी which has been looked upon as a panacea to so many ills is really one of the biggest problems among us। कहता है कि ये जो सो कॉल्ड जो लोकतंत्र है, तथाकथित जो लोकतंत्र है, जिसको माना गया है कि ये बहुत सारी समस्याओं की एक औषधि है, वो कहता है कि वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी तो खुद ही में अपने आप में एक जड़ है, एक मुसीबत। डेमोक्रेसी इज इन इटसेल्फ अ बिग डिजीज। It is a big problem for us because in the name of democracy all sorts of injustice have been committed. And for example, what about capitalism? Capitalism has been carried on under the garb of democracy. पूंजीवाद को तो लोकतंत्र के आवरण में ही चलाया गया है और कहता है ये पूंजीवाद, this पूंजीवाद और this capitalism has divided the world into the haves and the have-nots. And that too, this division is not uniform. Rather, only a small minuscule of the population stands benefited. It stands rich. It stands very prosperous. And while the rest of the population, it is lying in shambles. They are in misery. They are in penury. केवल एक छोटा सा दुनिया का एक भाग है, एक हिस्सा है जो वास्तव में जिसको पूंजीवाद से फ़ायदा हुआ है, लेकिन बाकी पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हुआ है। वो गरीबी में, निर्धनता में, पिछड़ेपन में वो चले गए हैं, जहाँ से उनको आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। और ये कहता है why this has happened? This has happened only because of the democracy, because capitalism is because capitalism is an instrument which has been forwarded, which has been promoted by none else than democracy itself। लोकतंत्र के द्वारा ही पूंजीवाद को आगे बढ़ाया गया है, इसलिए they blame democracy for the ills that the human society is facing। तो इन्होंने इस तरह से डेमोक्रेसी की भी काफ़ी ज़्यादा आलोचना किया है। इन्होंने वेस्टर्न कल्चर की आलोचना किया है, वेस्टर्न चर्च की आलोचना की, किस चीज़ की आलोचना नहीं किया है। सो देयरफॉर इट इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ए फिलॉसफी। और ये बस इस बात में आधारित है, इसका पूरा जो दर्शन इस बात में आधारित है कि आपको जो सही लगता है आप उसको मानिए। वॉट एवर यू परसीव टू बी करेक्ट, एक्सेप्ट दैट एंड फॉलो दैट, बिकॉज देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज समथिंग ग्लोबल ट्रुथ। कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम सार्वभौमिक सत्य के नाम से हम जान सकें। सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो केवल हम अपने ही अंतर्दृष्टि से, अपने स्वज्ञान से, अपने ज्ञान से हम उसको समझ सकते हैं क्या सही है क्या नहीं सही है। इसलिए इट लीव्स एवरीथिंग टू द जजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। पोस्ट मॉडर्निज्म कंसिडर्स इंडिविजुअल एज द सोल फुल्ली एज द ओनली क्वालिफाइड पर्सन टू जज द वैलिडिटी of anything, whether it is true or whether it is false, whether it is good or it is bad.
Ultimately, it is a human reason, it is a human perception, it is a human understanding that will establish the final truth, not for others but only for that person, only and only for that person. इसलिए we can say that truth is relative. Every person may be having a different version of truth. हर एक व्यक्ति इस तरह से उसका अपना अपने एक विचार हो सकता है सत्य क्या हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति का विचार, हर व्यक्ति का अनुभव हर दूसरे व्यक्ति से कुछ न कुछ मायनों में अलग अवश्य होता है। इसलिए सत्य भी काफ़ी कुछ अलग हो सकता है या थोड़ा बहुत अंतर अवश्य हो सकता है ना। लेकिन ये लोग ये नहीं बताते कि ये और क्या चाहते क्या है, यानी किस चीज़ को कब हम सत्य मानेंगे या इस और आगे समाज कैसे चलेगा। हर चीज़ को हम नकारते जाएंगे, डेमोक्रेसी भी ख़राब है, सरकार भी ख़राब है, पूंजीवाद भी ख़राब है, सारी चीज़ें यदि ख़राब है तो अच्छा क्या होगा, इस बारे में इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। नाउ देयर हैव बीन मेनी सॉरी, थोड़ा सा अगर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं, जैसे हमने कहा था, इट इज़ अ फिलॉसफी दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। और अगर हम पहले अगर हम इसको देखें तो ये सबसे पहला जो इस शब्द का प्रयोग हुआ था वो 1870 में हुआ था। फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ड वॉज यूज, द वर्ड पोस्ट मॉडर्न वॉज यूज इन 1870, 1870 में बाय जॉन वॉटकिंस चैपमैन। He used the word postmodern for the very first time in the year 1870 in reference to a painting which he called it as a postmodern painting है ना। अर्थात एक पेंटिंग, अर्थात एक चित्रकला को जब वो देख रहा था, उसको डिस्क्राइब कर रहा था, तो उसका कहने का तात्पर्य ये था कि केवल ये आधुनिक, अर्थात जो वास्तव में आजकल जो चलन है चित्रकला का, पेंटिंग का, उससे कुछ अलग हटकर है। लोग कहते हैं ना ये तो कुछ अलग हटकर है, तो इसी तरह से उसने जब कहा ये कुछ अलग हटकर है तो उसने कहा इट इज़ अ पोस्ट मॉडर्न पेंटिंग, है ना। पोस्ट मॉडर्न पेंटिंग के रूप में जब उसने कहा तो ये पहली बार उस व्यक्ति ने अथॉरिटेटिवली उस शब्द का प्रयोग किया इन द ईयर 1870 बाय जॉन वॉटकिंस चैपमैन। और जो पेंटिंग जो देख रहा था या जिसको डिस्क्राइब कर रहा था कि वो कुछ अलग हटकर है, वो फ्रांस का जो एक जनरल एक पेंटिंग का एक जो पैटर्न रहा है, उस जनरल पैटर्न के से अलग हटकर था। वो फ्रांस का तो एक निश्चित, आप जानते हैं कि बहुत, फ्रांस हैज़ बीन अ ग्रेट आर्टिस्टिक कंट्री। It is known for its artistic sense और for its artistic intelligence, है ना। सब कुछ अच्छी चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो वहाँ पर चाहे वो चित्रकला हो, चाहे मूर्ति कला हो, है ना, ये सारी चीज़ों को बहुत हम उन्नत रूप में हम देख सकते हैं। तो इसलिए जॉन वॉटकिंस चैपमैन ने जब पहली बार इसको देखा, अपनी किसी पेंटिंग को देखा, तो केवल इतना कहा इट इज़ अ पोस्ट मॉडर्न पेंटिंग। तो 1870 की ये बात है। फिर दूसरी जो बात अगर हम देखें तो 1914 में एक और बार इस शब्द का प्रयोग हुआ था बाय देन J.M. थॉमसन ने 1914 में भी इस शब्द का प्रयोग किया था व्हेन ही वॉज राइटिंग अ क्रिटिक ऑन रिलीजन एंड अंडरस्टैंडिंग, व्हेन ही वॉज राइटिंग अ क्रिटिक ऑन रिलीजन एंड अंडरस्टैंडिंग इन द ईयर 1914 बाय J.M. थॉमसन। अर्थात जब वो धर्म पर टीका लिख रहा था, धर्म पर एक टिप्पणी या टीका जिसे हम कहते हैं, तो जब वो लिख रहा था, धर्म की आलोचना की जब करी जाती है या उसकी व्याख्या करी जाती है तो उसे टीका